नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब में, आपको जो अपना परिवार है डिस्कवरी स्टडी सर्किल का, और एक नई वीडियो के साथ जो संविधान की क्लास हमने स्टार्ट करी है उसी की नेक्स्ट क्लास। संविधान की चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। पहली संविधान का परिचय था, दूसरी क्लास में मैंने 1773 से लेकर 1833 तक के जो एक्ट थे उनके बारे में बताया था, और दूसरी क्लास में 1853 से लेकर 1909 तक के जो एक्ट थे उनके बारे में बताया था। आज का है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919। बच्चों आप जानते होंगे भली भांति, मुझे लगता है कि आप लोग पहले संविधान जरूर पढ़े होंगे कुछ थोड़ा बहुत। तो हमारा संविधान का 2/3 भाग 1935 के अधिनियम का है, 1935 के अधिनियम का है 2/3 भाग। अब जो 1935 का जो अधिनियम है इसमें कौन सा शामिल है? इसमें जो इससे जो पहले बहुत सारी चीजें आई, इससे पहले जो भी चीजें थी, चाहे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हो, साइमन आयोग हो, जो गोलमेज सम्मेलन हुए 3 गोलमेज इंग्लैंड के अंदर उनके परिणाम हो, चाहे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार हो, 1892 का हो, 1861 का हो, इन सब बातों का निचोड़ ही 1935 का अधिनियम था। इसीलिए वो इतना बड़ा था। उसमें 14 भाग थे बच्चों, 321 इस वाले में 321 अनुच्छेद और लगभग 10 अनुसूचियां थी इसमें। तो सबसे बड़ा दस्तावेज था जो भारत में आया था 1935 का अधिनियम। ठीक, अब जो अधिनियम भारत में आया था 1935 का, इससे पहले 1919 का अधिनियम देखते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, भारत सचिव इंग्लैंड के अंदर, और जो चेम्सफोर्ड है ये भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। ये दोनों बात याद रखिए। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। मॉन्टेग्यू ने 1917 में, ये डेट याद रखना, 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब की है? 1917 की है। ये घोषणा क्या थी मैं आपको बताता हूं, पीछे की कहानी क्या थी। 1919 के बाद भारत के अंदर राजनीतिक शून्यता उत्पन्न होगी, राजनीतिक शून्यता। गरम दल के नेता लगभग सभी तो जेल में चले गए या उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति छोड़ दी, लेकिन जो नरमपंथी थे, नरमपंथी नेताओं ने भी एक प्रकार से बहुत सक्रियता वाली भूमिका नहीं निभाई। इसीलिए इस वैक्यूम की स्थिति में, इस निर्वात की स्थिति में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। गदर आंदोलन हो, सैन फ्रांसिस्को वाला, भारत में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना हो, और बहुत सारी चीजें जो क्रांतिकारी गतिविधियां हम पढ़ेंगे। तो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई भारत में, यानी युवाओं ने इस वैक्यूम को, इस जो खाली हुआ राष्ट्रीय आंदोलन जो सुस्त पड़ा, उसको भरने के लिए अपनी व्यक्तिगत बहादुरी के आधार पर अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास किया। लेकिन वो प्रयास बहुत बड़ा प्रयास नहीं था कि शक्तियां बिखरी हुई थी, और जब तक शक्तियां बिखरी हुई रहेंगी, वो कितनी शक्तिशाली जज्बाती राष्ट्रवादी क्यों ना हो, वो बहुत मजबूत नहीं बन सकती। इसीलिए हम देखते हैं 1920 के दशक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी, मजबूती से अपनी उद्देश्य को पूर्ति में लगी। लेकिन 1910 से 1920 के दशक में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई वो बिखरी रही, लेकिन गतिविधियां तो हुई। अंग्रेजों में एक डर पैदा हुआ, और दूसरी सबसे बड़ी बात 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और इसी विश्व युद्ध के दौरान 1917 का 1916 का होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग। प्रथम विश्व युद्ध में जब महात्मा गांधी भारत में आए तो उनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया, कि उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि भाई आप लोग जाओ, अंग्रेजों का साथ दो, युद्ध में शामिल हो, क्योंकि अंग्रेज जो लड़ रहे हैं वो साम्राज्यवादी जर्मनी और फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, वो जर्मनी फ्रांस के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जर्मनी और जापान उसमें एक जैसे थे, लेकिन धुरी राष्ट्र के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हालांकि इंग्लैंड फ्रांस तो एक तरफ थे,
ये मित्र राष्ट्रों में थे। जर्मनी, क्योंकि साम्राज्यवादी था, जर्मनी बहुत ज्यादा, जर्मनी और फ्रांस की बहुत बड़ी दुश्मनी रही है, कभी चर्चा करेंगे। और आज वो दोनों देश यूरोपीय यूनियन में मिलकर एक विदेश नीति, एक आर्थिक नीति, एक जैसी मुद्रा अपनाए हुए हैं। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है उन देशों की। तो ये खैर, तो इन सब माहौल ने भारत के अंदर दो चीजें लाई। एक तो ये रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट, इसे काला कानून कहते हैं। रोलेट एक्ट के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका गया। किस माध्यम से? रोलेट एक्ट। बिना वकील बिना दलील का कानून था रोलेट एक्ट। तो इससे क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार ने। मॉन्टेग्यू घोषणा से जो होम रूल आंदोलन था और जो बाकी लोग थे, जो नरमपंथी थे, उनको खुश करने का प्रयास किया। लेकिन दो चाल चल रहे अंग्रेज। एक तो चाल कौन सी चल रहे हैं? रोलेट एक्ट ले आए। किस लिए लाए रोलेट एक्ट? कि क्रांतिकारी गतिविधियों को बंद कर दे। दूसरा क्या ले आए? 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा। 1917 में भारत सचिव ने घोषणा करी कि हम भारत में स्वशासन का विकास करेंगे। और स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं इसको, कि भारतीय अपने शासन में शामिल हो जाएंगे, भारतीय अपना शासन स्वयं करेंगे। यानी भारतीय को शासन में और प्रशासन में प्रत्यक्ष भागीदारी देंगे, पर धीमे धीमे देंगे। क्रमिक विकास से स्वशासन लाएंगे, एकदम से नहीं लाएंगे, धीरे धीरे स्वशासन का डेवलपमेंट करेंगे। नरमपंथी खुश हो गए। अच्छा, तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा थी 1917 की। फिर मॉन्टेग्यू भारत में आए, चेम्सफोर्ड से मिले, और जो बाकी नेता थे उस समय नरमपंथी समय, एनी बेसेंट भी थी, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, नेहरू वगैरह उसमें बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, महात्मा गांधी थे, फिरोज शाह मेहता थे, और बहुत सारे लोग थे। उन सबसे मिले शिमला में। कहां मिले? शिमला में मिले। और शिमला में सम्मेलन हुआ 1918 में। कब? 1918 में। और 18 में सम्मेलन होने के बाद एक जो सम्मेलन में जो बातें तय हुई, उसके आधार पर एक विधेयक तय किया गया, एक विधेयक बनाया गया। उस विधेयक को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 कहा गया। याद रहेगी बात। मॉन्टेग्यू घोषणा कब की? 1917 की है। शिमला में सम्मेलन 1918 में हुआ। भारतीय नेताओं से और चेम्सफोर्ड से बातचीत करी, जो उसका परिणाम निकला, उस परिणाम को विधेयक के रूप में लाया गया और उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया। अब उस अधिनियम में क्या क्या बातें थी, ये हम लोग देखते हैं, है ना। उस अधिनियम में क्या क्या बातें थी, ये देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो उस अधिनियम में ये थी कि भारत के अंदर स्वशासन, इसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया भारत को। जैसे कि ब्रिटिश ने अपने अन्य उपनिवेशों को यह दर्जा दिया हुआ था, इसी तरह का दर्जा भारत को देने की बात करी। पर लेकिन यह बात जो थी, ये जो विकास होना था, यह क्रमिक रूप से होना था। कैसे होना था? क्रमिक रूप से विकास होना था, एकदम नहीं देना था, धीमे धीमे देना था। एक तो ये बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो थी, वो प्रांतों में द्वैत शासन के दो मतलब हैं। एक विषय थे आरक्षित, और एक विषय थे बच्चों हस्तांतरित। अच्छा, ये क्या था? हस्तांतरित और आरक्षित विषय क्या थे? प्रांतों के अंदर प्रांत बनाए गए और प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था करी गई। और प्रांतों में आगे जो प्रांत बने हैं, उनमें प्रत्यक्ष जनता वोट देगी, चुनेगी अपने प्रतिनिधियों को। लेकिन जो वोट देने का अधिकार था, वो पहले जो मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में, 15,000 रुपए वार्षिक आय, या फिर 10,000 रुपए लगान देता हो, या फिर उसके पास नवाब की, राजा की, नाइटहुड की ये सब उपाधि हो, वही व्यक्ति वोट दे सकता था। तो अब जो प्रांत जो सरकार बनेगी, उसमें एक तो गवर्नर होगा और एक उसमें भारत का मुखिया होगा, यानी भारतीयों के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, जो भारतीय होंगे वो तो करेंगे हस्तांतरित विषय पर कार्य, और जो गवर्नर होगा उसके लिए विषय आरक्षित होंगे। जैसे वित्त, रक्षा का मामला कैसा हो गया? इनके पास हो गया, गवर्नर काम देखेगा। जो शिक्षा हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन,
परिवहन। ये मामले कौन देखेगा? ये मामले भारतीय देखेंगे। अब शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, पुलिस भी कहां होगी? पुलिस भी इनके पास थी। किसके पास? आरक्षित के पास। पुलिस भी इनके पास, विधि भी इनके पास, रक्षा भी इनके पास। हमारे पास क्या? परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा। पैसा कहां से आएगा? यहां से। किसके पास है पैसा? अंग्रेजों के पास है। तो द्वैत शासन बोला क्या कि अधिकार तो अपने पास रख लिया सारा पैसे का, रेवेन्यू आपके पास, और जो काम करना है वो हमें करना है। तो हम जब पैसे की बात करेंगे पैसे तो है ही नहीं, तो काम कहां से होगा? यानी द्वैत शासन, दोहरा शासन लागू कर दिया गया। कहां पर? प्रांतों में। यह दोहरा शासन प्रांत में समाप्त हुआ 1935 के अधिनियम के द्वारा। कहां समाप्त हुआ? 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त हुआ प्रांतों में, और इसे फिर केंद्र में लागू किया गया। एक तो बात ये थी, इसमें स्वशासन का दर्जा दिया गया। मैं बता, इसका मतलब क्या है? भारत को शामिल किया गया और शामिल कर भी लिया गया कुछ मात्रा में, पर पूरे अधिकार नहीं दिए, कम अधिकार दिए, ये वाले दिए बस। ठीक, एक तो ये काम किया गया। दूसरा काम किया गया, तो तीसरा काम था, ध्यान रखिएगा, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। कैसी? द्विसदनात्मक, यानी दो सदन वाली व्यवस्था लाई गई केंद्र में। कैसी लाई गई? दो सदनों की व्यवस्था। कौन कौन से? एक तो राज्य परिषद, राज्य परिषद लाई गई बच्चों। राज्य परिषद वही है जो आज राज्यसभा है। 1954 में इस राज्य परिषद का नाम पड़ गया था राज्यसभा, 1954 में पड़ा है। दूसरी संस्था थी विधानसभा। कौन सी? विधानसभा। विधानसभा ये दूसरी संस्था थी, विधानसभा। एक विधानसभा रे, कौन सी? राज्य परिषद। विधानसभा वही जो आज लोकसभा, निम्न सदन, और राज्य परिषद कैसी? उच्च सदन, है ना। जो ये राज्य परिषद 1954 में जाकर राज्यसभा बनी। ठीक, तो एक तो ये कर दिया गया, किसमें? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई। चौथा काम, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार। देखिए, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। कहां पर? न्यूजीलैंड में। और जब यहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया भारत में 1919 में। ठीक, पांचवी बात जो इसके द्वारा की गई थी, जो भारतीय सचिव होता था इंग्लैंड के अंदर, उसकी हेल्प के लिए एक हाई कमिश्नर बनाया गया। क्या बनाएगा? हाई कमिश्नर। यह भारत में नहीं था, यह हाई कमिश्नर कहां था? यह हाई कमिश्नर इंग्लैंड के अंदर था, भारत सचिव की सहायता के लिए यह काम किया गया। ठीक ना। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, और हाई कमिश्नर की नियुक्ति कहां करी गई? इंग्लैंड में करी गई थी। ठीक, चलिए। और सातवां कार्य, यह कहा गया भारत में लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। कौन सा? लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया भारत में नियुक्तियों के लिए, इसका निर्णय लिया गया। और इसी की जब ये लोक सेवा आयोग बना, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसी का उत्तर ये जो है उसी का ही वह है, विरासत में यही है। ये जो आज यूपीएससी है, इसी का उत्तराधिकारी है। यही बाद में यूपीएससी बना, संघ लोक सेवा आयोग बना। तो ये लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। आठवां काम यह किया गया कि जो 1919 का एक्ट हो रहा है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा होगी। क्या होगी? उसकी समीक्षा होगी। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा होगी। यह काम किया गया। तो ये मेन काम थे जो 1919 के अधिनियम से किए गए थे। प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पूरे बृहद स्तर पर कर दी गई। केंद्र में द्विसदनात्मक, प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैत शासन, आरक्षित हस्तांतरित विषय अलग कर दिया गया। ठीक ना। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। सबसे मेन है स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस। ये होम रूल आंदोलन का उद्देश्य यही था। इसीलिए एनी बेसेंट और बाकी लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को। और आप जानते होंगे, इसी अधिनियम के तहत 1919 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। पहला 1907 में हुआ था और दूसरा 1919 में हुआ। वो इसी अधिनियम की स्वीकृति को लेकर था, क्योंकि कांग्रेस के अधिकतर लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। वो स्वराज चाहते थे। क्या चाहते? स्वराज, कि पूरे अधिकार हमें मिले। ये ढीला ढाला डोमिनियन था कि आधा उसको आधा उसको, ऐसा ना हो, पूर्ण स्वराज हमें मिले, ये उद्देश्य था। लेकिन दिया गया
एनी बेसेंट और फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोगों ने कहा, वो बूढ़े नेता हो चुके थे उस समय, बहुत कैसे थे, बूढ़े नेता। उन्होंने कहा ये बहुत सही है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी, नाम तो ध्यान नहीं उसका, ऑल इंडिया लिबरेशन या अति उदारवादी संघ, कुछ इस तरह का बनाया था। तो कांग्रेस का फिर विभाजन हुआ 1919 में इस बात को लेकर। तो ये तो बच्चा था 1919 का अधिनियम, यही फैक्चुअल है, इसमें से यही चीजें देखनी है। इससे क्या क्या चीजें हुई, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का एक खाका, एक रूप तैयार कर दिया गया। फिर यहीं से हमने संसदीय व्यवस्था की हमारी मेन जो शुरुआत, तो 1861 से है, पर जो ढांचा है संविधान हमारे संसदीय व्यवस्था का, वो यहीं से बनना शुरू हुआ। यहीं से राज्य परिषद, विधानसभा, ठीक ना, ये सब चीजें बनने शुरू हुई। अब देखते हैं 1935 का अधिनियम 10 मिनट में। 1935 का जो अधिनियम है, इसे भारत शासन अधिनियम बोलते हैं। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में आया अंतिम अधिनियम है, जो इंग्लैंड से बनकर आया था। इस अधिनियम में कोई एक चीज शामिल नहीं थी। एक तो जो 1928 में साइमन आयोग आया था, साइमन आयोग, उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट थी, उसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन हुए, इन सब का परिणाम था ये 1935 का एक्ट। 1919 में सुधार करना ही था, वो तो मेन था ही। 1919 के अधिनियम की जांच करने ही भारत में 1900 वो क्या नाम साइमन आयोग आया था। साइमन आयोग 1929 में आना था, 10 साल के बाद। लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होने थे, तो चुनाव से पहले ही जो वहां सरकार थी उस समय की, उसने जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत में भेज दिया और यह कहा कि जाओ और भारत में राजनीतिक स्थिति की आप जांच करो। अब देखिए, इसमें कोई भी भारतीय नहीं, कोई भी भारतीय नहीं, और भारत की जांच करने आए भाई साहब साइमन जी। तो जब जांच कर रहे हो तो भारतीय तो उसमें रखो भाई। तुम जांच करके चले जाओगे, अपने हिसाब से निर्णय लोगे, अरे यहां कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता है भारतीय का, ये भारतीय बेकार है, कुछ नहीं, हम ही सब कुछ करेंगे इनका, हम व्हाइट मैन हैं, ये काले लोग हैं, कुछ नहीं आता इनको, कल इनको लंगोट पहननी आती है, बस इस तरह की बात है। यानी कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने अपनी ही इच्छा चलानी थी, इसलिए कोई भारतीय शामिल नहीं किया, इसीलिए साइमन आयोग का विरोध हुआ। फिर साइमन आयोग का विरोध हुआ तो एक वो थे भारत के सचिव, उन्होंने की फिर चेतावनी पर नेहरू, जानते हैं मोतीलाल नेहरू के दस्ते में नेहरू समिति बनी थी, उसने नेहरू रिपोर्ट दी। कांग्रेस ने शुरू में स्वीकार किया, बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसको स्वीकार ही नहीं किया, तो नेहरू रिपोर्ट भी इस तरह की आई। फिर गोलमेज सम्मेलन हुए 3, जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलन कहां हुए, इंग्लैंड में हुए, जिसमें दूसरे सम्मेलन में भारतीय कांग्रेस ने भाग लिया। महात्मा गांधी उसमें गए थे राजपुताना जहाज से, ठीक ना, किस जहाज से गए थे, राजपुताना जहाज से। आए किस जहाज से थे, ये बताइएगा कमेंट्स करके, ये बताइएगा किस जहाज से आए थे। गए थे राजपुताना जहाज से, एसएस राजपुताना से। आए किस जहाज से थे, ये याद रखिए जरूर। और बी.आर. अंबेडकर तीनों में गए थे, जब पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक ना। तो गोलमेज सम्मेलन का परिणाम जो था, नेहरू रिपोर्ट और साइमन आयोग, और 1919 का जो एक्ट की जो कमियां दूर करनी थी, उन्हीं सबको मिला के 1935 का अधिनियम तैयार हुआ था, ठीक ना। इसमें कौन कौन सी बातें थी, ध्यान रखिएगा बच्चों। एक तो इसमें बहुत जो बड़ी बात थी भारत के लिए, वो थी नंबर 1, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ, इस शब्द का प्रयोग पहली बार भारत के लिए किया गया। अखिल भारतीय यानी पूरा भारत। देखिए आप, हम उस दौर का इतिहास पढ़ रहे हैं और संविधान का विकास पढ़ रहे हैं, जिस दौर में भारत धीरे धीरे एक राष्ट्र का रूप ले रहा था, एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। भारत सदैव से एक राष्ट्र रहा है, अखंड राष्ट्र रहा है, लेकिन भारत में जो क्षेत्रीयता इतनी हावी रही है, क्षेत्रीयता इतनी हावी रही है कि एक राष्ट्र के रूप में कभी भारत को पनपने नहीं दिया। उन अलगाववादियों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों का एक नक्शा बनाने में, एक नक्शा खींचने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर मैं कहूं आपको, अगर दिल्ली से आपको लखनऊ जाना पड़ता तो आपको बीच में पता नहीं कितने राज्य को पार करना पड़ता, तब आप लखनऊ पहुंचा करते। कहीं ना कहीं ये तो रहा है, उन्होंने भले ही हमारे अहित में काम किया हो, लेकिन एक राष्ट्र
बनाने में, एक पूरा मैप, भौगोलिक सीमाओं खींचने में और एक केंद्र बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसे हम इंकार नहीं कर सकते। ठीक, तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। इस अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत शामिल होने थे, 11 ब्रिटिश प्रांत शामिल होने थे। और इसमें जो होने थे देसी रियासतें, देसी रियासत यानी जो राजा और महाराजा थे, और 36 में ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी 6 थी, बाद में 4 बची थी, जैसे कुर्ग था, बलूचिस्तान था, अजमेर था, दिल्ली था, ऐसे 6 ब्रिटिश कमिश्नरी थी। और देसी रियासतें, इनमें ये तो अनिवार्य रूप से शामिल थे, ये भी अनिवार्य है, लेकिन देसी रियासतों को छूट दे दी गई कि आपकी इच्छा है आप शामिल हो, अखिल भारतीय संघ में ना हो। यानी भारत को कितने टुकड़ों में बांटने की बात करी, देखिए आप, 565 देसी रियासतें, बड़ी बड़ी, कुछ छोटी भी होंगी, ये तो बड़ी बड़ी रियासतें थी। उनको कहा गया कि आप संघ में शामिल हो या ना हो, आपकी इच्छा है। ये उन देसी रियासतों को पिछले 100-150 साल का, लगभग 200 साल का पारितोषिक था जो उन्होंने ब्रिटिश शासन को सहयोग करके दिया था। 57 का विद्रोह हो या उसके बाद तमाम तरह की बातें हो, देसी रियासतों ने बड़े स्तर पर उनका स्वागत किया अंग्रेजों का, बल्कि अंग्रेजी कल्चर ही अपना लिया था। हमारे राजा खुद अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे, सूट बूट पहनकर, इस तरीके से। तो सब राजा से नहीं थे, लेकिन अधिकतर 99% लोग ऐसे ही राजा थे जिन्होंने हमेशा साथ दिया अंग्रेजों का। जब साथ दिया अंग्रेजों का, तो अंग्रेज को मालूम था कि अब अखिल भारतीय संघ बनाना है, तो उनको कहा कि तुम्हारी इच्छा है, तुम शामिल हो या ना हो। तो एक ढीला ढाला संघ बोला गया, इसको क्या बोला गया, अखिल ढीला ढाला संघ है एक, तो एक ढीला ढाला संघ है। और इस संघ में केवल कौन होंगे, अनिवार्य रूप से ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगी और ये कमिश्नरी शामिल होगी, इसमें देसी रियासतें शामिल नहीं होंगी, उनकी इच्छा है। एक काम ये किया गया। दूसरा काम, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। अब प्रांत अपने क्षेत्र में पूरा काम कर सकते हैं, प्रांत अपने क्षेत्र में पूरा काम कर सकते हैं। तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई कि प्रांत अपने क्षेत्र में पूरा काम कर सकते हैं, यानी द्वैत शासन क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। लेकिन केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, केंद्र में क्या कर देगा, लागू कर दिया गया। केंद्र में कैसे लागू किया, केंद्र में द्वैत शासन के साथ, समझना, द्वैत शासन के द्वारा संघ सूची, राज्य सूची जो अभी भी है, और समवर्ती सूची, कौन सी, समवर्ती सूची, ये 3 लागू कर दी गई। लेकिन संघ सूची में 2 विषय थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ये विषय थे राज्यों के लिए, ये समवर्ती आप जानती है जिस पर दोनों कानून थे। संघ विषय में जो आरक्षित थे ये वायसराय की कार्यकारी परिषद, और जो हस्तांतरित विषय थे, ये जो केंद्र में जो विधान परिषद बनाई गई थी, विधानसभा और जो राज्य परिषद बनाई गई थी, उसमें जो सरकार बननी थी वो ये काम करते। तो इसमें वही पुलिस के मामले, रक्षा के मामले, वित्त के मामले, कहां, विदेशी मामले आरक्षित में, हस्तांतरित में वही मामले जो वहां थे। यानी द्वैत शासन उठाया, प्रांतों से कहां कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया। और जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, अब केंद्र के साथ साथ राज्य में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी। जो बड़े राज्य थे यहां पर भी 2 सदन, कितने, 2 सदन। जैसे बिहार, आपका संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, आपका बंबई, मद्रास और मध्य प्रांत, इन क्षेत्र, मतलब नहीं बंगाल में, इन क्षेत्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई थी। एक विधान परिषद और एक विधानसभा, ये राज्य की थी। कहां थी, राज्य में। दोहरी व्यवस्था नहीं, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया। द्वैत कहां लागू कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया द्वैत शासन।
यानी केंद्र में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती के अलावा क्या थी, संघ सूची को दो हिस्सों में बांट दिया। तो द्वैध प्रांतों में खत्म, केंद्र में लागू। प्रांत को पूर्ण स्वायत्ता दे दी, केंद्र को पूर्ण स्वायत्ता नहीं दी गई। राज्य में दोहरे सदन की व्यवस्था कर दी गई, दो सदनों की, पर पूरे 11 प्रांतों में नहीं थी, कुछ में थी, जो मैंने आपको भी बताया। बिहार में थी, बंगाल में थी, संयुक्त प्रांत में थी, बंबई में थी और मद्रास में थी। यहां पर दो सदनों की व्यवस्था थी राज्यों के अंदर। 1925 का अधिनियम ये था। फिर इसके बाद इसमें और क्या हुआ, इस अधिनियम में आप जानते हैं, इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम से। ध्यान रखना, 1935 के अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम से हमेशा के लिए बर्मा भारत से क्या हो गया, अलग हो गया था। एक ये काम हुआ। दूसरा काम और बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो भी जो आरबीआई और जो संघीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसका प्रावधान भी इसी में था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत का जो संघीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसे पहले फेडरल न्यायालय कहते थे। संविधान लागू होने के बाद इसका नाम भारत का उच्चतम न्यायालय पड़ा। पहले यह संघीय न्यायालय था, और यह संघीय न्यायालय का मतलब था कि यह केवल केंद्र और राज्य के मामले ही सुन सकता था, तो इसलिए संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट था अमेरिका की तर्ज पर। जब संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान बना, तो हमने अपने स्ट्रक्चर के अनुसार अपने फेडरल न्यायालय का नाम बदलकर भारत का उच्चतम न्यायालय कर दिया गया। ठीक है, यह प्रावधान में हमारा किसमें था, 1935 के अधिनियम में था। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही 1937 में 11 ब्रिटिश प्रांतों में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए। कितने, प्रत्यक्ष रूप से 11 प्रांतों में चुनाव हुए। इन प्रांतों जब चुनाव हुए तब भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया है, लॉर्ड लिनलिथगो भारत के उस समय वायसराय थे। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक बात हो, जो भारत परिषद थी इंग्लैंड के अंदर, वो भारत परिषद को छोटा कर देगा, एक प्रकार से खत्म कर देगा, पर भारत सचिव का पद बना रहा, सचिव का पद बना रहा, लेकिन भारत परिषद क्या कर दी, खत्म कर दी। अब भारत सचिव कुछ लोगों से केवल सलाह ले सकता था इंग्लैंड के अंदर। ठीक, अच्छा 1919 में एक बात हो रही, याद भूल गया था मैं, अब सुन लीजिए इसको। 1919 में ध्यान रखना, जो इंडिया हाउस था, इंडिया हाउस का खर्च 1919 से पहले भारत से जाता था, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते थे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जब मैं थ्योरी बताऊंगा आपको, तब बताऊंगा और क्या क्या खर्च उसमें थे। तो इसका खर्चा जो वहां भारत सचिव, उसकी परिषद, उसके क्लर्क, उसके अधिकारी, उसका मकान खर्च, खाने पीने खर्च, सब भारत से जाता था। धन का निष्कासन बोला गया इसको, ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1919 के अधिनियम से यह चीज समाप्त कर दी गई थी। 1919 के अधिनियम में कह दिया गया था, अक नहीं भाई, भारतीय ने हमारा इतना सहयोग किया, प्रथम विश्व युद्ध में इतने सैनिक भारत के मारे गए, हमने उनके नाम लिख दिए, अपने जो इंडिया गेट बनाया वहां पर नाम लिखेंगे उनके, और इसलिए जो है जो इंडिया हाउस है उसका खर्च ब्रिटिश संसद ही देगी। कौन देगी, ब्रिटिश संसद देगी, ना कि वो खर्च भारत से जाएगा। ये 1919 वाले में था, जो पॉइंट पीछे रह गया था, इसलिए रह गया था क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि मैं धन का निष्कासन पढ़ाऊंगा आपको अलग से, और पढ़ाऊंगा तो ही, पर यहां पर भी इसको याद रखिएगा आप। तो 1935 का अधिनियम में बता दिया आपको, चुनाव हुए 37 में इन 11 राज्यों में, और आप जानते हैं 5 में पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को, और 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस समय इन 8 प्रांतों में सरकार बनी कांग्रेस की, और जो 11 प्रांत थे इनमें जो मुख्यमंत्री थे उन्हें उस समय प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक, बाकी जो है 1935 का अधिनियम तक हमारा हो गया है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी, वो होगी हमारी संविधान सभा के लिए। असली संविधान फिर यहीं से शुरू होता है। संविधान सभा, पहली संविधान सभा कहां बनी, दूसरी कहां बनी, तीसरी कहां बनी, सबसे बड़ी संविधान सभा किस देश की बनी, अभी हाल फिलहाल में किस देश का संविधान लागू हुआ, संविधान सभा का पूरा क्रम कैसे डेवलप हुआ, फिर संविधान सभा ने जो संविधान लिखा वो किस रूप में लिखा, किस क्रम में लिखा, सारी स्ट्रक्चर, सारा पोस्टमार्टम कल की क्लास में करेंगे। कोशिश करूंगा कि संविधान सभा का सारा स्वरूप एक ही क्लास में बता दूं, ताकि अगली क्लास से फिर हम संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर सके। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास और मेहनत सही लग रहा होगा, आपकी चीजें कुछ क्लियर हो रही होंगी, कुछ तथ्य आपको नए मिल रहे होंगे, कुछ पुराने आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो इसके लिए आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये
कर्तव्य बनता है कि आप चैनल पर को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।